Welcome everyone. We are discussing Negotiable Instruments Act, and under this the topic that we are discussing is the meaning and kinds of negotiable instruments. In this topic we have already discussed about two negotiable instruments. The first one is the promissory note and the another one is the bill of exchange. The third negotiable instrument that we are going to discuss in the present session is a check. Now, what is a check? The definition of check is given under Section 6 of Negotiable Instruments Act. Negotiable Instruments Act का Section 6 है जो कि चेक की definition बताता है. And what does this section say? कि जो चेक है, a check is a bill of exchange. जो चेक है वो एक bill of exchange है जो कि किसी निर्धारित बैंक पर, किसी बैंक पर ड्रॉ किया जाता है और जब तक चेक देकर पेमेंट की मांग ना की जाए, जब तक भुगतान की मांग ना की जाए, जब तब तक चेक की पेमेंट नहीं की जाती. सो व्हाट इज अ चेक? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि किसी निर्धारित बैंक पर बनाया जाता है एवं जिसका भुगतान बिना मांग करे नहीं किया जाता. ठीक है जी, दिस इज द डेफिनेशन. अब जनरल मीनिंग देखते हैं चेक का कि क्या होता है. अ चेक इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर. जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है. सिमिलरली चेक भी एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, बिना शर्त का हुक्म है ये, इन राइटिंग लिखित में रहता है, ड्रॉन बाय अ कस्टमर ऑन हिज बैंक. एक कस्टमर अपने बैंक के ऊपर चेक ड्रॉ करता है, टू पे ऑन डिमांड, जिसका कि भुगतान कब किया जाएगा? जब इसकी मांग की जाएगी, जब भुगतान की मांग की जाएगी उस टाइम पे इसका भुगतान किया जाएगा. और किसका भुगतान किया जाएगा? अ सर्टेन सम ऑफ मनी, निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाएगा. किसे किया जाएगा? टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, किसी निर्धारित व्यक्ति को, या फिर उस निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या फिर धारक को किया जाता है. सो व्हाट इज अ चेक? एक बिना शर्त का हुक्म है ये जो कि इन राइटिंग होता है, लिखित में रहता है, जो कि एक कस्टमर अपने बैंक पर ड्रॉ करता है और जिसकी पेमेंट मांग करने पर, डिमांड करने पर की जाएगी. और यहाँ पर पेमेंट की जाती है निश्चित धनराशि की जो कि किसी निर्धारित व्यक्ति को या फिर उस निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, जिसको कि आप ऑर्डर चेक भी कहेंगे, या फिर धारक को की जाती है. आइए, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक किस तरह से ऑपरेट करते हैं इस बारे में एक्सप्लेन किया है. देखिए जी, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए. अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में देखिए, ए ने बी को गुड सेल करे. गुड सेल करके जो ए है उसने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया, एक अनकंडीशनल ऑर्डर बना दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया बी के ऊपर और बी की एक्सेप्टेंस ले ली. सो यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस सेशन याद हो तो हमने क्या किया था कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला व्यक्ति होता है जो कि यहाँ पर ए है, ए इज द ड्रॉर, ए बिल ऑफ एक्सचेंज का निर्माता है. और यदि हम बी की बात करें तो क्योंकि चेक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बी के ऊपर ड्रॉ किया गया है, सो बी इज द ड्रॉई. जो बी है वो ड्रॉई है, या फिर आप बी को पेयर भी कह सकते हैं. पेयर कौन होता है? अदा करता. जो बी है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करनी है. किसे करनी है? या तो ए को करनी है, या फिर यदि ए किसी और व्यक्ति को ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर देता है, यदि ए किसी और व्यक्ति को ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है तो पेमेंट किसे की जाएगी? उस व्यक्ति को जिसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया गया है. सो यहाँ पर कितनी पार्टीज रहती हैं? यहाँ पर 3 पार्टीज रहती हैं. पहला व्यक्ति वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है. दूसरा व्यक्ति वो होता है
जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करता है। और तीसरा व्यक्ति वो होता है जिसको कि बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की जाती है। यदि इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट ए को ही की जाए तो ए ही ड्रॉअर हो जाएगा और ए ही पेई हो जाएगा। लेकिन यदि इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट किसी अन्य व्यक्ति को की जाए, किसके निर्देशानुसार? ड्रॉअर के निर्देशानुसार यदि किसी और व्यक्ति को पेमेंट की जाए तो जो वो तीसरा व्यक्ति है उसे आप पेई मानेंगे। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब यदि हम बिल ऑफ एक्सचेंज को चेक के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए है उसने बी को गुड्स सेल किए हैं और जो बी है अब वो क्या करेगा, वो ए के नाम का चेक ड्रॉ कर देगा, ए के नाम का चेक दे देगा, किसे? ए को दे देगा। अब जो बी है उसका अकाउंट था आईसीआईसीआई बैंक के साथ, तो बी जो है वो क्या है, वो आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर है। जब बी चेक के थ्रू पेमेंट करेगा तो बी चेक ड्रॉ करेगा आईसीआईसीआई बैंक पर। यहाँ पर ड्रॉअर कौन है? यहाँ पर ड्रॉअर है बी। यहाँ पर ड्रॉअर है डेटर, जिसने पेमेंट करनी है वो ड्रॉअर है। और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ड्रॉई है, वो पेयर है, वो पेमेंट करेगा, वो अदा करता है। और आईसीआईसीआई बैंक इस चेक की जो पेमेंट है वो किसे करेगा? तीसरे व्यक्ति को, जो कि पेई है, जो कि क्रेडिटर है, जो कि लेनदार है। इसका भुगतान इसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रॉअर कौन होता है? यहाँ पर ड्रॉअर होता है क्रेडिटर, लेनदार। यहाँ पर ड्रॉअर कौन है? यहाँ पर ड्रॉअर है अदाकर्ता, जो निर्माता है वो कौन है? वो डेटर है। और जो बैंक है वो अदा करता है। सो यहाँ पर जो ड्रॉई रहता है वो डेटर है और यहाँ पर जो ड्रॉई है वो कौन है? वो बैंक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। चलिए जी, एक चेक का सैंपल देखते हैं विद एन एग्जाम्पल। ये एक चेक है, ब्लैंक चेक है, इसको हम फिलअप करेंगे अपनी एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए दिस इज रमेश एंड दिस इज दिनेश, और रमेश जो है वो गुड्स सेल कर रहे हैं दिनेश को फॉर रुपीज 10,000। 10,000 के गुड्स सेल कर रहे हैं और जो दिनेश है वो रमेश को चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे। अब मान लीजिए कि जो दिनेश है उनका अकाउंट है एसबीआई के साथ। यहाँ पर दिनेश क्या है? दिनेश इज द ड्रॉअर ऑफ द चेक। ड्रॉअर है, ये निर्माता है, एंड एसबीआई इज द ड्रॉई या फिर पेयर। ये पेमेंट करेगा, जो एसबीआई है, जो बैंक है, वो पेमेंट करेगा। और इसके ऊपर क्योंकि चेक ड्रॉ किया गया है सो एसबीआई इज द पेई। और एसबीआई ने पेमेंट किसे करनी है? रमेश को करनी है। सो हु इज रमेश? रमेश इज द पेई, जिसको पेमेंट की जानी है वो पर्सन कौन है? रमेश है। सो मान लीजिए कि जो चेक है वो 21 दिसंबर 2020 को ड्रॉ किया है दिनेश ने, और दिनेश कह रहे हैं एसबीआई को, ऑर्डर दे रही हैं एसबीआई को कि पे टू रमेश, रमेश को भुगतान कीजिए, या फिर रमेश के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को। हाँ जी, जब हमने चेक की डेफिनेशन करी थी तो चेक का भुगतान किसे किसे हो सकता है? चेक का भुगतान हो सकता है टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, किसी निर्धारित व्यक्ति को हो सकता है, या फिर निर्धारित व्यक्ति यहाँ पर कौन है? यहाँ पर निर्धारित व्यक्ति है रमेश। यहाँ तो निर्धारित व्यक्ति को हो सकता है चेक का भुगतान, या फिर निर्धारित व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे आप टू द ऑर्डर ऑफ कहते हैं, टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। जिसे ये निर्धारित व्यक्ति बोलेगा उसको भी पेमेंट हो सकती है। मान लीजिए रमेश कहते हैं कि मुझे नहीं, आप पेमेंट कीजिए, किसे? आप पेमेंट कीजिए कमलेश को।
सो यहाँ पर टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन कौन बन जाएगा, कमलेश बन जाएगा, या फिर टू द बियरर, या फिर धारक को हो सकती है। सो यहाँ पर क्योंकि ये चेक ऑर्डर चेक है, बियरर चेक नहीं है, सो यहाँ पर बियरर को पेमेंट नहीं हो सकती। यहाँ फिर यहाँ पर या तो रमेश को पेमेंट हो सकती है या फिर रमेश के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट की जा सकती है। और ये पेमेंट कौन करेगा, एसबीआई करेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज इन वर्ड्स 10,000 ओनली, और जो आगे वाली स्पेस है उसे आप इस तरह से क्रॉस कर देंगे ताकि इस स्पेस का दुरुपयोग ना किया जा सके, इसके आगे कुछ और ना लिखा जा सके। और इस तरह से आप यहाँ पर 10,000 लिखकर आगे इस तरह से कर देंगे ताकि इसके आगे और जीरोस ना लगाई जा सके। यहाँ पर होगा दिनेश का अकाउंट नंबर, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। और जो यहाँ पर है दिनेश अपने सिग्नेचर्स कर देगा। देखिए ये जो है दिस इज चेक नंबर, ये चेक नंबर होता है। इस तरह से आपका जो चेक है वो क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए रमेश चेक के पीछे एंडोर्समेंट कर देते हैं, चेक के पीछे एंडोर्समेंट कर देते हैं कि पेमेंट जो है वो कमलेश को की जाए, और नीचे अपने सिग्नेचर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर पेई कौन बन जाएगा, पेई बन जाएगा कमलेश। ठीक है जी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ चेक। अब जी चेक के जो बेसिक मीनिंग है उसको समझने के बाद आइए अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या आवश्यकताएं हैं एक चेक की। जो चेक है दैट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, किसी निर्धारित बैंक पर ही ये ड्रॉ किया जाता है। सेकंड इज जब तक इसकी मांग ना की जाए, जब तक इसको भुगतान के लिए प्रस्तुत ना किया जाए, तब तक इसकी पेमेंट नहीं हो सकती। थर्ड इज दिस इज साइंड बाय द ड्रॉर, जो ड्रॉर है, हमारे केस में ड्रॉर कौन था, दिनेश। जो दिनेश है जब तक उन्हें उस चेक को साइन नहीं करेंगे तब तक वो जो चेक है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। दिस इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, क्योंकि चेक एक तरह से एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। सो यहाँ पर एक बैंक को निर्देश दिए जाते हैं, हुक्म दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। सो ये एक बिना शर्त का हुक्म है। इट मस्ट बी डेटेड, चेक के ऊपर डेट का होना अनिवार्य है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ चेक। अब यदि हम बात करें कि चेक की पेमेंट किस तरह से की जाती है, किस तरह से चेक का भुगतान किया जाता है, तो हमारे पास चेक की पेमेंट के लिए समझने के लिए हमारे पास दो तरह के चेक्स हैं जो हमें समझने जरूरी हैं। द फर्स्ट वन इज द ओपन चेक एंड अनदर वन इज द क्रॉस्ड चेक। ओपन चेक क्या होता है बेटा? ओपन चेक है जिसको आप बैंक में जाकर बैंक के काउंटर पर प्रेजेंट कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, और उसके बदले में आपको कैश मिल जाएगा। दिस इज ओपन चेक। क्या है ओपन चेक? बैंक जाकर आप जिस चेक के बदले में कैश ले सकते हैं, सच अ टाइप ऑफ चेक इज नोन एज ओपन चेक। क्रॉस्ड चेक क्या होता है? क्रॉस्ड चेक की जो पेमेंट है वो आपको कैश में नहीं मिल पाती। क्रॉस्ड चेक का भुगतान आपको कैश में नहीं हो पाता। क्रॉस्ड चेक की जो पेमेंट है वो आपको आपके खाते में ही मिलेगी, आपके अकाउंट में ही मिलती है। ओपन चेक की यदि हम बात करें तो जो बियरर चेक होता है और जो ऑर्डर चेक होता है, दे आर ओपन चेक्स। बियरर चेक धारक, जो धारक वाला चेक होता है, यहाँ पर जिसके पास भी चेक होगा उसको कैश का भुगतान कर दिया जाएगा। सच अ टाइप ऑफ चेक इज बियरर चेक। ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक क्या है? जिसका उस चेक में नाम लिखा है, जैसे हमारे केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें पेई कौन था? उसमें पेई था रमेश। सो जहां पर रमेश बैंक जाकर बैंक में चेक को प्रेजेंट करके, प्रस्तुत करके उस चेक की पेमेंट ले पाए,
ऐसे चेक को आप ऑर्डर चेक कहते हैं। या फिर रमेश के कहने पर यदि कोई और व्यक्ति उस चेक की पेमेंट ले पाए तो सच अ टाइप ऑफ चेक इज नोन एज ऑर्डर चेक। या आप साफ सी बात ये कर सकते हैं, एक ऐसा चेक जिसके ऊपर ये दो लाइंस ना हो, ऐसा चेक जिसके ऊपर ये दो लाइंस ना हो, या आपको दो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है ना, सो जिस चेक के ऊपर ये दो पैरेलल लाइंस नहीं होती वो ओपन चेक होता है। उसकी पेमेंट आप बैंक में काउंटर पर जाकर ले सकते हैं। लेकिन क्रॉस्ड चेक क्या होता है, जब बैंक के जब चेक के अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये देखिए अपर लेफ्ट कॉर्नर पर दो एंगुलर लाइंस को ड्रॉ कर दिया जाता है, एंगुलर पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर दिया जाता है, ऐसे चेक को आप क्रॉस्ड चेक कहते हैं। और क्रॉस्ड चेक की पेमेंट आपको कैश में कभी भी नहीं मिल पाती। आपको उस चेक को अपने अकाउंट में लगाना पड़ेगा और उस चेक की जो पेमेंट है वो आपको आपके खाते में मिलेगी। सच टाइप ऑफ चेक इज क्रॉस्ड चेक। सो यहाँ पर क्या है कि एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को पेमेंट की जाती है। अब मान लीजिए कि जो ए है, ए ने बी को चेक दिया है, ए का अकाउंट पीएनबी में है और बी का अकाउंट आईसीआईसीआई में है। ए ने बी को क्रॉस्ड चेक दिया है। अब ए के अकाउंट से पैसा जो है वो बी के अकाउंट में जाएगा। जब ए ने बी को चेक दिया, क्रॉस चेक दिया, जो बी है वो बैंक जाकर कैश में इसका भुगतान नहीं ले सकता। बी को ये वाला चेक जो है ये अपने आईसीआईसीआई बैंक में प्रस्तुत करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पीएनबी के अकाउंट से, ए के पीएनबी वाले अकाउंट से जो कैश है वो निकलकर ट्रांसफर कहां पर हो जाएगा, बी के आईसीआईसीआई बैंक में। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो ए के अकाउंट, ए का जो अकाउंट है वहां से पैसा कहां पर चला जाएगा, बी के अकाउंट में चला जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पीएनबी के अकाउंट से पैसा निकलकर आईसीआईसीआई के अकाउंट में चला जाएगा। बी जो है वो चेक को काउंटर पर प्रेजेंट नहीं कर सकता, काउंटर पर जाकर पेमेंट नहीं ले सकता। लेकिन यदि ए चेक देने से पहले ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ ना करता, ये क्रॉसिंग ना करता, तो क्या जो बी है वो काउंटर पर जाकर पेमेंट ले सकता था? हाँ जी, उस केस में ले सकता था, क्योंकि उस केस में जो चेक है वो ओपन चेक माना जाता और ओपन चेक की पेमेंट आप काउंटर पर जाकर कैश में ले सकते हैं। ये डिफरेंस होता है एक ओपन चेक में और एक क्रॉस्ड चेक में, कि जो ओपन चेक है उसका भुगतान आप बैंक में जाकर काउंटर पर प्रस्तुत करके कैश में ले सकते हैं। लेकिन क्रॉस्ड चेक की पेमेंट आपको कैश में नहीं मिलती, उसके लिए जो पेमेंट है वो आपके खाते में ही आती है। तो यदि आपका खाता नहीं है तो आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। ठीक है जी, क्रॉस चेक के लिए आपको खाता खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश में पेमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगी। तो चलिए जी, अब बात करते हैं क्रॉसिंग की, कि चेक क्रॉसिंग क्या होती है और किस तरह से की जाती है चेक पर क्रॉसिंग। क्रॉसिंग क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्रॉसिंग क्या है, जब आप दो एंगुलर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं चेक के चेहरे पर। जब दो पैरेलल लाइंस चेक के चेहरे पर बना दी जाती हैं तो कहा जाता है कि आपने चेक को क्रॉस कर दिया। देखिए जैसे कि यहाँ पर अपर लेफ्ट कॉर्नर, चेक का जो ऊपरी लेफ्ट हिस्सा है वहां पर जब आप दो एंगुलर पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं तो कहा जाता है कि आपने चेक पर क्रॉसिंग कर दी है। These lines are drawn on upper left hand corner. अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ये लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। एंगुलर पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द चेक। अब पिछली स्लाइड में हमने बात करी ओपन चेक की और क्रॉस चेक की। यदि हम पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पेमेंट कितनी सुरक्षित है, तो सुरक्षा के नजरिए से जो क्रॉस्ड चेक है वो बहुत ही सुरक्षित माना जाता है।
क्रॉस चेक को सुरक्षित क्यों माना जाता है? क्योंकि क्रॉस चेक की पेमेंट आप काउंटर पर जाकर नहीं ले सकते। क्रॉस चेक की पेमेंट सिर्फ आपके बैंक में ही आपको मिलती है। इसीलिए जो क्रॉस चेक है वो सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। अब यदि हम बात करें क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक और बियरर चेक की, तो तीनों में से सबसे सुरक्षित कौन है? सबसे पहले सबसे सुरक्षित है क्रॉस चेक, जिसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं। क्रॉस चेक सबसे सुरक्षित है क्योंकि इसकी पेमेंट आपको सिर्फ आपके अकाउंट में ही मिलने वाली है। दूसरा आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक सबसे सुरक्षित क्यों है? दूसरे नंबर पर सुरक्षित क्यों है ऑर्डर चेक? क्योंकि ऑर्डर चेक की पेमेंट सिर्फ किसी निर्धारित व्यक्ति को ही की जानी है, किसी को भी नहीं की जाएगी। ऑर्डर चेक की पेमेंट सिर्फ उसी को की जाएगी जिसका नाम उस चेक में लिखा है। तीसरा, बियरर चेक। बियरर चेक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लोएस्ट नंबर पर है। सबसे कम सुरक्षा बियरर चेक में रहती है, क्योंकि बियरर चेक क्या है कि जिस भी धारक के पास ये चेक होगा वो उस चेक की पेमेंट ले सकता है। अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, अगर आपके फ्रेंड के पास है तो उस चेक की पेमेंट आप ले सकते हैं। मान लीजिए चेक आपकी पॉकेट में से गिर गया और वो बियरर चेक था, और वो बियरर चेक था, तो जिस भी पर्सन के हाथ में वो चेक लगेगा वो पर्सन आपके अकाउंट में से पैसा निकलवा सकता है। इसीलिए जो बियरर चेक है वो सुरक्षा के नजरिए से सबसे नीचे आता है। सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है? नंबर 1 पर क्रॉस चेक सबसे सुरक्षित, दूसरे नंबर पर ऑर्डर चेक आता है और तीसरे नंबर पर आता है बियरर चेक। अब अगर हम टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग की बात करें, अगर हम क्रॉस चेक की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, क्रॉस चेक की बात करें, तो क्रॉसिंग भी आप दो तरह से कर सकते हैं। एक होती है जनरल क्रॉसिंग, जिसे आप सामान्य क्रॉसिंग कहते हैं, और दूसरी होती है स्पेशल क्रॉसिंग, विशेष क्रॉसिंग। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम जनरल क्रॉसिंग ही करते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग कभी कभी इस्तेमाल की जाती है। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, आप सिंपली दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज जनरल क्रॉसिंग। या फिर आप लाइंस ड्रॉ करके बीच में लिख देते हैं अकाउंट पे, कि इसकी पेमेंट अकाउंट में ही की जाए, या फिर एंड कंपनी, इस तरह से लिख देते हैं। दिस इज जनरल क्रॉसिंग। यहां पर किसी भी बैंक का नाम मेंशन नहीं किया जाता। आप अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आप किसी भी बैंक में इस अकाउंट को इस चेक को प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज जनरल क्रॉसिंग। लेकिन पेमेंट इसकी बैंक में ही होगी। बैंक कोई सा भी हो चलेगा, लेकिन पेमेंट इसकी बैंक अकाउंट में ही की जाएगी, काउंटर पर नहीं की जाएगी। दिस इज जनरल क्रॉसिंग। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, आप क्रॉसिंग के साथ साथ ये भी कह देते हैं कि इस चेक की पेमेंट सिर्फ इसी बैंक में होगी, सिर्फ पीएनबी में होगी। इस चेक की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एसबीआई में होगी। अब मान लीजिए आपको आपके फ्रेंड ने चेक दिया, आपको आपके फ्रेंड ने चेक दिया, आपका अकाउंट था, आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में था, लेकिन आपके फ्रेंड ने स्पेशल क्रॉसिंग कर दी चेक पर पीएनबी की। आपका अकाउंट कहाँ है? आईसीआईसीआई में। क्या आप इस चेक को आईसीआईसीआई में प्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड ने उसके ऊपर स्पेशल क्रॉसिंग कर रखी है, और स्पेशल क्रॉसिंग में क्रॉस किसे किया है? पीएनबी बैंक को क्रॉस किया है। दैट मीन्स कि इसकी पेमेंट आपको सिर्फ पीएनबी अकाउंट में ही होगी। यदि आपका अकाउंट पीएनबी में नहीं है तो आपको पीएनबी में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर उसने क्रॉसिंग कर दी एसबीआई की। अगर आप इस चेक की पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपको अपना खाता एसबीआई में खुलवाना पड़ेगा, यदि नहीं है तो। यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आपको अपना अकाउंट एसबीआई में खुलवाना पड़ेगा। दिस इज स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है कि पेमेंट तो आपको बैंक में की जाएगी, लेकिन बैंक कौन सा होगा ये भी निर्धारित है। लेकिन जनरल क्रॉसिंग में बैंक का नाम निर्धारित नहीं होता, आप इसे
चाहे आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में है, एसबीआई में है या फिर किसी भी बैंक में है, जनरल क्रॉसिंग वाला चेक आप किसी भी बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं. These are the two types of crossing, general crossing and special crossing. देखिए जी, ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिए हैं चेक्स के, एक बियरर चेक का, क्रॉस चेक का एंड ऑर्डर चेक का, कि तीनों में क्या डिफरेंस रहता है. देखिए बियरर चेक, ये सबसे पहले ये बियरर चेक है. पे अंकित शर्मा, कि अंकित शर्मा को पे कीजिए और बियरर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और बियरर, बियरर लिखा है. ये एक बियरर चेक है. बियरर चेक मतलब जिसके पास भी ये चेक होगा, जिसके पास भी ये चेक होगा वो इस चेक की पेमेंट ले सकता है. आपकी पॉकेट में से ये चेक गिर गया और किसी और पर्सन के हाथ में लग गया, जिसके हाथ में ये चेक लगा है वो बैंक में जाकर 37,000 रुपीज आपके अकाउंट से निकलवा सकता है. ठीक है जी, आपने दिया अंकित शर्मा को था, अंकित शर्मा तो निकलवा ही सकता है पैसे, लेकिन अंकित शर्मा के अलावा कोई भी धारक, कोई भी धारक जिसको भी ये चेक मिलेगा वो इस चेक की पेमेंट ले सकता है. दिस इज बियरर चेक. सेकेंड इज ऑर्डर चेक. अब देखिए ये रहा आपका ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक में क्या है, पे अंकित शर्मा, आपने बियरर वर्ड काट दिया, आपने बियरर वर्ड काट दिया. बियरर वर्ड काटने से क्या हुआ, आपका चेक सुरक्षित हो गया. अब चाहे ये चेक गुम हो जाए, चाहे ये चेक गुम हो जाए, लेकिन अंकित शर्मा के अलावा कोई भी व्यक्ति इस चेक की पेमेंट नहीं ले सकता. कोई भी धारक इस चेक की पेमेंट नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ अंकित शर्मा ले सकता है. क्या अंकित शर्मा यहाँ पर कैश में पेमेंट ले सकता है? हाँ जी, यहाँ पर अंकित शर्मा कैश में पेमेंट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं हो सकती. इस चेक को अंकित जाकर बैंक में प्रेजेंट कर सकता है और इसकी पेमेंट कैश में ले सकता है. देखिए थर्ड टाइप ऑफ चेक इज क्रॉस चेक. अब देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग की गई है, क्रॉसिंग की गई है. क्या अंकित शर्मा इसकी पेमेंट कैश में ले सकता है? नहीं ले सकता. अंकित को इस क्रॉस्ड चेक को अपने बैंक अकाउंट में लगाना पड़ेगा. मान लीजिए अंकित का अकाउंट है एसबीआई में, तो अंकित को इसे अपने एसबीआई के अकाउंट में लगाना पड़ेगा, तो एचडीएफसी से पैसा एसबीआई में आएगा. तो कहीं जाकर एचडीएफसी से पैसा अंकित के एसबीआई के खाते में आएगा. कितना? 37,000. इसकी पेमेंट कैश में नहीं ली जा सकती. इसीलिए जो क्रॉस चेक है उसको सबसे ज्यादा अधिक सुरक्षित माना जाता है. Here are some multiple choice questions or short answer type questions. The first one is, which section of Negotiable Instruments Act 1881 defines check? चेक की डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के कौन से सेक्शन के अंतर्गत दी गई है? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. A second question is, which of the following is correct in relation to an open check? ओपन चेक से संबंधित इनमें से कौन सी बात सही है? इज एन ओपन चेक पेबल एट द काउंटर? क्या इसकी पेमेंट काउंटर पर होती है? या फिर इज इट पेबल टू अनदर बैंक? या फिर इसकी पेमेंट किसी अन्य बैंक को की जाती है? द करेक्ट आंसर इज ओपन बैंक इज पेबल एट द काउंटर. Here's your next question. What are the types of crossing? क्रॉसिंग कितने प्रकार की होती है और कौन सी क्रॉसिंग होती है? There are two types of crossing. The first one is the general crossing, and another one is the special crossing.
Here comes your fourth question. In which type of crossing the bank name is written in between the parallel lines? Parallel lines के बीच में जो बैंक नेम है वो किस तरह की क्रॉसिंग में लिखा जाता है? जनरल क्रॉसिंग में या फिर स्पेशल क्रॉसिंग में? Your correct answer is special crossing. Your fifth question is, which check is most secure from the point of view of payment? भुगतान के नजरिए से देखें तो कौन सा चेक इनमें से सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है? करेक्ट ऑर्डर चूज करना है इसमें से आपको. A is check with special crossing, B is the bearer check, C is the order check and D is the check with general crossing. इनमें से सबसे सिक्योर रहता है A, check with special crossing. दूसरे नंबर पर B, check with general crossing. तीसरे नंबर पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी आता है, दैट इज ऑर्डर चेक. एंड सबसे कम सिक्योरिटी रहती है बी के केस में, दैट इज बियरर चेक के केस में. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर.